जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटित होंगी जहाँ आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस समय याद रखना कि गुरु जी हमेशा उस जलती हुई मोमबत्ती की तरह रहेंगे आपके जीवन में और आपका उत्साह वर्धन करेंगे और आपको उस परिस्थिति से बाहर ले आएंगे। आपके जोश को, आपके उत्साह को गुरुजी खत्म नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। और ठीक संगत जी, आज का सत्संग भी ऐसा ही है। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर्सनली मुझे सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा है। संगत, अंकल और आंटी की जर्नी बहुत अद्भुत है। अंकल और आंटी के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया है संगत जी, बहुत बड़ा तूफान। और ऐसी सिचुएशन में संगत जी किसी का भी मनोबल टूट सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने ना तो आंटी के उत्साह को कम होने दिया, ना ही अंकल के। अंकल आंटी का ये बुरा समय ही था कि उनके ऊपर एक गलत इल्जाम लगा, जिसकी वजह से संगत जी उनके ऊपर कोर्ट केसेस हो गए। और देखिए संगत जी, कितनी खूबसूरती से गुरुजी महाराज ने उन्हें उन सब चीजों से बाहर निकाला है। लेकिन संगत जी, बाहर निकलने से पहले गुरुजी ने जो उनको सफर करवाया है, जो उनसे कर्म कटवाए हैं संगत जी, वो सुनने लायक है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि 90% कर्म वो काट देते हैं और 10% हम काटते हैं। लेकिन याद रखिएगा संगत जी, वो 10% कर्म काटने में भी गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। वरना संगत जी, हमारे अंदर इतनी औकात ही नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम उन 10% को भी काट सकें। और ठीक आज का सत्संग वैसा ही है संगत जी। गुरुजी ने उनके बुरे समय में उनके कर्म तो कटवाए, लेकिन हर पल गुरुजी साये की तरह उनके साथ रहे। कैसे रहे हैं संगत जी, वो सत्संग सुनने पर ही आपको पता चलेगा। आंटी ने पल पल कैसे सफर किया है, पल पल गुरुजी ने कैसे उनका साथ दिया और किन किन लोगों को आंटी के जीवन में भेजा ताकि आंटी की मदद हो सके, ये सब कुछ आपको सत्संग में सुनने को मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर संगत जी, अंकल के साथ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अद्भुत है। स्वयं गुरुजी महाराज उनके सामने थे। जी हाँ संगत जी, वो किस रूप में हमारे सामने आ जाए ये हम नहीं जान सकते। लेकिन हाँ संगत जी, अंकल भी हमारी तरह गुरुजी को मानते हैं, लेकिन वो इस बात का दावा कभी नहीं करते कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गुरुजी के साथ। लेकिन आज वो इस बात का दावा करते हैं कि हाँ, अब मैं गुरुजी से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो चुका हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस उन्हें करवाए हैं। उस समय वो एक्सपीरियंस करवाए हैं जो उनका बहुत बुरा समय चल रहा था। आज का सत्संग संगत जी वाकई में सुनने लायक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मेरा यकीन मानिए संगत जी, आपको इस सत्संग के माध्यम से निश्चित ही आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारी दिशा निर्देश मिलेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। इसलिए संगत जी पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ सत्संग सुनिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत देविका सिंह आंटी और गुरदीप सिंह अंकल का है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा कि मेरी आंटी, मैं तो नहीं, मेरी आंटी सबसे पहले गुरुजी से जुड़ी थी और वो 2015 में जुड़ी। संगत जी, 2015 में आंटी को यूट्रस कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उस समय मेरी आंटी की भाभी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था। मेरी आंटी की भाभी ने उनको बताया कि आप गुरुजी के मंदिर जाइए, शब्द सुनिए, गुरुजी के दर्शन कीजिए, वहाँ पे चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीजिए, लंगर कीजिए, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, शुरुआत में तो हमें यही लगा कि प्रैक्टिकली सब कैसे पॉसिबल है कि आप जाते हैं, लंगर खाते हैं, दर्शन करते हैं और चीजें ठीक होने लगती हैं। और मेरी आंटी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और वो 1-1.5 साल के अंदर संगत जी कैंसर से बाहर आ गई। जहाँ पर संगत जी सारे डॉक्टर्स हैरान थे कि कैसे हो सकता है। उस समय संगत जी मेरी आंटी गुरुजी से कनेक्टेड थी और आंटी के साथ साथ धीरे धीरे संगत जी हमारा पूरा परिवार
बार गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गया। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं गुरुजी से कनेक्ट तो था, लेकिन जो डीप कनेक्शन होता है, जो मैं अक्सर आंटी में देखा करता था कि वो कैसे गुरुजी से बातें करती हैं, पर मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था। वैसे तो संगत जी मैं बढ़ चढ़ करके सेवा करता था, हमारे घर पे सत्संग होते थे, 200-300 संगत आती थी, और यहाँ तक कि संगत जी मैं लंगर भी अपने हाथों से बनाता था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो डीप कनेक्शन होना चाहिए था उसमें कुछ मिसिंग था। संगत जी, आज का जो हमारा सत्संग है वो रिसेंट सत्संग है, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि कैसे हम किस सिचुएशन में आ गए थे और कैसे गुरुजी महाराज ने हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाला। संगत जी, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, जो कि मैं फैशन इंडस्ट्री में डील करता हूँ, और संगत जी मैं कई सारी कंपनीज के साथ डील करता हूँ, बायर्स और सेलर्स के बीच में डील करवाता हूँ। और इसी सिलसिले में संगत जी मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ था, और वो जो कंपनी है संगत जी वो दिल्ली बेस्ड है, और एक ऑर्डर मैंने मुंबई बेस्ड कंपनी को दिलवाया था, और उस डील की जो प्रॉफिट वैल्यू थी संगत जी वो लगभग 3 या 3.5 CR की थी। बट संगत जी और दूसरे रीजंस के कारण वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया बिटवीन बायर एंड सेलर। एंड संगत जी बायर इज कंटिन्यूअसली आस्किंग द मनी, लेकिन जो सेलर था वो पैसे नहीं दे पा रहा था। और संगत जी पैसों का 1 साल वेट करते करते वो जो बायर है उन्होंने FIR दर्ज कर दी, जिनके साथ मैं खुद भी एक कंसल्टेंट जुड़ा हुआ था। उस FIR में संगत जी मेरा भी नाम लिख दिया, और सेलर के साइड के जो 5 लोग थे उनका भी नाम लिख दिया। अब संगत जी सेलर जो बॉम्बे का था उनको वो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, और चूंकि मैं दिल्ली बेस्ड ही था तो पुलिस ने मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि इसको पकड़ो, इस पे प्रेशर बनाएंगे तो ये सबको पकड़ के लेकर आएगा। तो कुल मिला के संगत जी बहुत प्रेशर बढ़ गया था, बहुत टेंशन बढ़ गई थी। फिर संगत जी 29 जून को नोएडा पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। संगत जी मैं 20-22 दिन तक जेल में रहा। अब ये सत्संग 2 पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट ये रहेगा कि बाहर गुरुजी ने मेरी आंटी की कैसे हेल्प करी, जब जब मेरे केस की तारीखें लगती तो जब आंटी आती तो कैसे गुरुजी उनकी हेल्प करते थे, और वहाँ जेल में गुरुजी मेरे साथ कैसे मुझे हेल्प दे रहे थे। संगत जी मैं अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्ट 1 है, जो उनका सत्संग है, वो आपके साथ शेयर करें। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि अंकल ने बताया संगत जी, ये सत्संग हमारे लिए कितना पावरफुल है, और ये हमारे लिए सही मायने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी 29 जून को जब अंकल अरेस्ट हो गए तब हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मैं गुरुजी के पास गई, उनके पास बैठी हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये सब आपने क्या करवा दिया, ये क्या हो गया गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत ब्लाइंड फेथ करती हूँ गुरुजी पर, तो गुरुजी पर मैं नाराज भी होने लगी कि गुरुजी आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। और संगत जी गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने लग गए थ्रू संगत। मुझे संगत के थ्रू मैसेज मिलता था कि तू घबराना, मैं तेरे नाल हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी जब आप अकेले होते हैं तब आपको नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे हर एक चीज का इंडिकेशन दिया। मुझे एक अच्छा लॉयर मिलने लगा, मुझे संगत से हेल्प मिलने लगी, और 2 जुलाई को संगत जी हमने बेल के लिए अप्लाई किया। और संगत जी जब भी मैं कोई परेशानी में होती मुझे कोई ना कोई मैसेज संगत से आते, स्पेशली मेरी भाभी जो कि खुद गुरुजी को बहुत मानती है, वो जो भी मुझे मैसेज देती वो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता, और उनके सारे मैसेजेस संगत जी मुझसे रिलेट करते थे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी, जिनकी वजह से मेरी ये जर्नी बहुत आसान हो गई। और फिर संगत जी हमने 13 जुलाई को दूसरी बार बेल अप्लाई किया, जो कि गुरुजी की डेट थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही की डेट को बेल अप्लाई किया है। और संगत जी आप सोचते हो कि प्रेजेंट में ये सारी चीजें आप कर रहे हो, जबकि गुरुजी तो बहुत पहले ही सब कुछ प्लान कर चुके होते हैं। संगत जी आप सोचते हो कि एक झटके में गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी को अगला पिछला सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा ही लगा कि बस हम बेल अप्लाई करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर हमें बेल मिल जाएगी। गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। 13 जुलाई को संगत जी हम लोग कोर्ट गए, एंड संगत जी इट वॉज एक्चुअली अनबिलीवेबल। संगत जी उस तारीख को जज कोर्ट में थे, लेकिन वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। एंड संगत जी सडनली मेरा लॉयर मेरे पास आता है, और वो मुझे कहते हैं कि आज जज साहब हमारा केस नहीं देखेंगे। और उनकी बात सुनकर संगत जी मैं बहुत शॉक्ड में आ गई। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जज तो कोर्ट में ही है, फिर वो हमारा केस क्यों नहीं सुनना चाहते। और संगत जी मैं बहुत रोने लगी। तो मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि जो केस है वो किसी और जज के पास चला गया है, और हम उनसे नहीं लड़ेंगे बिकॉज ही इज क्वाइट डिफिकल्ट जज। लेकिन संगत जी मैं अपने लॉयर को इंसिस्ट करती जा रही थी कि आप लड़े केस को, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कुछ और ही सोच के रखा था। मेरे वकील ने मुझे कहा कि हम आज ये केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम इस केस को बाद में देख लेंगे। संगत जी गुरुजी का प्लान हमारे लिए कुछ और ही था। वो नहीं चाहते थे कि हम कोर्ट तक पहुंचे। संगत जी मैं कोर्ट में गई, मैंने डेट के लिए रिक्वेस्ट की। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी 27-28 की जो डेट्स थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक थी, और जो पर्सन था संगत जी जिनसे मैं बात कर रही थी उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे 27-28 से पहले की डेट्स मिल जाए, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल का 19 को बर्थडे था। एंड ऑब्वियसली संगत जी मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंकल अंदर है, उनका बर्थडे आ रहा है, ये सब क्या हो
रहा है। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलने लगे। मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तू घबराना, तू अंकल का बर्थडे बाहर मना, मैं अंकल का बर्थडे अंदर मनाऊंगा। अब संगत जी मैं कोर्ट में गई और मुझे 28 तारीख मिली। एंड संगत जी इट वॉज ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। मेरा लॉयर मुझे कहने लगा कि किसी को तो डेट ही नहीं मिल रही है, कम से कम आपको 28 तारीख तो मिली। और संगत जी ये एक हफ्ते की जो जर्नी थी 28 तारीख तक की, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। मुझे कई बार नोएडा जाना पड़ता था, मैं कई बार पुलिस स्टेशन जाती थी और इस बीच में मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। संगत जी मेरा दिन शुरू होता है अंकल से जेल में मिलने का और उस दिन तारीख थी 29। मैंने कैब की थी और जो उबर ड्राइवर था संगत जी वो मुझे जेल तक लेकर गया। और संगत जी वो दिन था जब से गुरुजी ने मुझे हेल्प करना शुरू की। और संगत जी जो जेल थी वो बहुत अंदर जाकर है, वहाँ पर आपको ये टैक्सी कैब नहीं मिलती है। तो संगत जी हम जेल पहुंचे और मैंने कैब के ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि अंकल क्या आप मेरा वेट कर सकते हैं प्लीज। ड्राइवर मुझे कहता है कि आप अंदर जाइए आराम से, आपको जितना समय लगता है आप अपना काम करिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। मैं जेल में गई और अंदर मुझे एक लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना था और उसके बाद मैं अंकल से मिली। जब मैं बाहर आई तो मैंने कैब के ड्राइवर को थैंक यू बोला। और संगत जी मुझे पहले दिन जेल के अंदर 3 घंटे लगे थे और 3 घंटे तक वो कैब वाला मुझे बाहर इंतजार करता रहा, इसलिए मैंने उसको आके थैंक यू बोला। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अंकल जब भी मैं यहाँ आऊंगी क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि संगत जी जिस तरीके से उसने मुझसे बात की थी, जिस तरीके से वो था, मुझे कंफर्ट जोन फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं सेफली यहाँ आ सकती हूँ। और संगत जी जब मैंने उस कैब के ड्राइवर से बातें करना शुरू की तो मुझे पता चला कि उनकी भाभी भी गुरुजी से कनेक्टेड है और उनकी भाभी हमेशा घर में सत्संग करवाती है। उसने बताया कि मैं तो कनेक्टेड नहीं हूँ लेकिन मेरी भाभी गुरुजी से कनेक्टेड है। तो संगत जी इस प्रकार से कैसे गुरुजी मेरी मदद कर रहे थे और पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे समझा दिया था, मुझे दिखा दिया था कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी एवरी सिंगल डे जब भी मैं कोर्ट या पुलिस स्टेशन गई हूँ वो कैब ड्राइवर मेरे साथ रहा है। मैं जब भी फोन करती वो आ जाता, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है। और संगत जी मुझे 2-2, 3-3 घंटे लगते थे मगर वो मुझे एक शब्द भी नहीं बोलता था और ना उसने मुझसे कभी वेटिंग चार्ज लिया। जितना आने जाने का चार्ज लगता था बस वो उतना ही लेता था। और संगत जी मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि संगत जी इन 2-3 महीनों में मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही थी और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी मेरी लाइफ की हर एक चीज को संभाल रहे थे। गुरुजी ने हर एक पॉइंट को देखा, वो मुझे कैसे संभालेंगे, मेरी फैमिली को कैसे संभालेंगे, फाइनेंशियल्स कैसे देखेंगे, क्योंकि संगत जी उस वक्त मुझे तो कोई सुध बुध थी ही नहीं। इस बीच में संगत जी जब 2 दिन कैब ड्राइवर नहीं आया तो मैंने अपनी कार ली और ड्राइवर को लिया। हालांकि मेरी कार उतनी सही नहीं थी, उन 2 दिनों में मेरी कार बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रही थी। और संगत जी मैंने 2 दिन तक कार का यूज किया, आना जाना सब किया और जब मैंने कार को मैकेनिक को दिया तब तक कार बहुत हीटअप हो चुकी थी और मैकेनिक का एक ही कहना था कि आपने ये 2 दिन कार चलाई कैसे, ये इम्पॉसिबल है। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 दिन उबेर ड्राइवर नहीं आएगा तो 2 दिन कैसे भी कार को मैनेज करना है। और सेकेंड डे संगत जी नोएडा के टोल पर मेरी गाड़ी आकर के रुक गई। ड्राइवर ने मुझे कहा कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। और संगत जी जिसने भी नोएडा का टोल देखा है वहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती। हमारी गाड़ी जब रुकी तो 2 मिनट के अंदर एक ऑटो ड्राइवर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो हमने बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है। तो वो हमसे कहने लगा कि आप घबराओ मत, मैं आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का लगाऊंगा, जो कि संगत जी हमारे लिए बहुत ही शॉक्ड था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होना बहुत इम्पॉसिबल है। और संगत जी नोएडा टोल से पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो ऑटो ड्राइवर था उसने 5 किलोमीटर तक धक्का लगाया और मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। और संगत जी मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला और मैंने उसे कुछ पैसे भी ऑफर किए, लेकिन उसने मना कर दिया लेने से। मैंने उसे बहुत इंसिस्ट भी किया लेकिन उसने मना कर दिया। और संगत जी कैसे पॉसिबल है, ये स्वयं गुरुजी ही थे जो मेरी मदद के लिए आए थे। और मेरे लिए तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उस टोल पर कोई भी मेरी मदद करने नहीं आएगा। और गुरुजी स्वयं उस ड्राइवर के रूप में मेरी मदद करने आए और 5 किलोमीटर तक धक्का मेरी गाड़ी को लगाया। और संगत जी ऐसे छोटे छोटे बहुत सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, बहुत ब्लेस किया। और एक ऐसे ही छोटा सा सत्संग है संगत जी जिसमें हमारे घर में पिछले 2 साल से एक मेल सर्वेंट काम कर रहा था। ऐसा कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ने सब कुछ प्लानिंग की हुई थी। उन्हें पता था कि 1 हफ्ते बाद ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है और गुरुजी ने हमारे लिए हर छोटी छोटी चीजें प्लान की हुई थी। संगत जी मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि आने वाले कुछ महीनों में वो भी मेरी कुछ मदद कर पाएगा। मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि अभी हम किसी को भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे और जब मुझे लगेगा मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। अब संगत जी वो वहाँ से चला गया। अब उसकी 3-4 महीने के बाद एक फीमेल सर्वेंट हमारे यहाँ आई और जब वो हमारे यहाँ पर आई संगत जी तो बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह हो गई थी। और संगत जी कुछ समय के बाद वो फीमेल सर्वेंट अपने गाँव चली जाती है, क्योंकि शायद उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। और वहाँ से गाँव से उसका फोन आता है कि मैं अपने गाँव से वापस नहीं आऊंगी। और उसके 1 हफ्ते बाद फिर से उसका फोन आता है और कहती है कि
कि मैं वापस आ गई हूँ, अगर आपको मुझे रखना है तो मैं आ सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे आपको यहाँ पर रखने में बहुत खुशी होगी, लेकिन फिलहाल मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ और अगर मैं कुछ दे भी पाऊंगी तो आपको बहुत कम ही दे पाऊंगी। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे जितना भी दोगे मुझे चलेगा। अब संगत जी ये भी गुरुजी महाराज ने ही प्लानिंग की हुई थी और संगत जी वो जो लेडी थी वो भी हमारी फैमिली की तरह ही थी और वो जानती थी कि वो आने वाले समय में हमारी बहुत मदद कर सकती थी। और मेरे अंकल की जो घटना घटी संगत जी, उसके एक हफ्ते पहले ही संगत जी वो आई थी और संगत जी हमारी फैमिली की तरह थी। उसने मेरी हर एक मिनट हर एक सेकंड मदद की और मैंने उससे कहा भी कि मैं इन 2 महीने में आपको पे नहीं कर पाऊंगी। तो उसने मुझे यही कहा कि आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचिए, जब तक भैया नहीं आ जाते मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, मैं आपकी हर पल मदद करूंगी। यहाँ तक कि संगत जी उसने मेरे अंकल के लिए पूजा भी की और जब सावन का महीना आया तो कहने लगी कि हम अंकल के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ मुझे बताती रही। और गुरुजी महाराज ने एक एक सेकेंड हमारे लिए प्लान किया हुआ था। और संगत जी हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जबकि गुरुजी महाराज ने तो हमारा फ्यूचर ही प्लान किया हुआ था। संगत जी इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट रहे हैं। अब मैं आपको वापस बैक में बेल की तरफ ले जाती हूँ। 28 तारीख को मैं कोर्ट में गई बेल के लिए। उससे पहले संगत जी 15-16 को कोर्ट बंद थी किसी स्ट्राइक के कारण और 19 को भी कोर्ट बंद थी। तो मेरा लॉयर कहने लगा कि 28 को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे इतनी स्ट्राइक हो चुकी है। अब संगत जी 28 तारीख के दिन मैं सुबह 7 साढ़े 7 पर ही कोर्ट में पहुंच गई। मैं बाहर बैठी हुई थी कि तभी मेरे लॉयर का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि स्ट्राइक हो गई है। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। संगत जी गुरुजी ने 13 तारीख भी कैंसिल करवाई। 28 को कुछ भी नहीं होना था लेकिन स्ट्राइक हो गई और गुरुजी ने वो डेट भी कैंसिल करा दी। और संगत जी मैं लौट आई घर पर, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी आप प्लीज मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए। और फिर मेरे लॉयर का मुझे फोन आता है और मुझे कहते हैं कि अब हमें 23 की डेट मिली है। और वो मुझे कहते हैं कि मैं तो ईश्वर में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको ये डेट इतनी जल्दी मिल गई, क्योंकि लोगों को तो 30 तारीख की डेट मिल रही थी। अब संगत जी 28 जुलाई को मेरे पास पुलिस का फोन आता है और कहते हैं कि हमने और अभी इन्वेस्टिगेशन की है और हम आपके अंकल को 169 दे रहे हैं। इसका मतलब होता है क्लीन चीट, हम आपके अंकल को क्लीन चीट दे रहे हैं। और 28 को ही संगत जी मुझे काफी सारी संगत से मैसेज मिल रहे थे कि आपके अंकल बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और उसी 28 को संगत जी मेरे पास पुलिस का फोन आता है। और ये पहला पॉइंट था संगत जी जो मुझे समझ में आया कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि हमारी कोर्ट की हियरिंग हो, ये केस किसी भी बेंच पर पहुंचे। मेरे अंकल ने कुछ किया ही नहीं था, इसलिए गुरुजी चाहते थे कि इनको क्लीन चिट मिले और ये बाहर आ जाए। और गुरुजी जानते थे कि अगर अंकल ऐसे ही बेल में चलते रहेंगे तो केस कभी खत्म नहीं होगा, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी चाहते थे कि मेरे अंकल क्लीन चिट बाहर निकले, कोई बेल न लेना पड़े, कोई केस न चले। और संगत जी 28 को ऑलमोस्ट हमारा केस फिनिश ही हो गया था और पुलिस ने भी कहा कि हम जब कोर्ट में हियरिंग पर आएंगे तो हम बता देंगे कि 169 लगा है, आपके अंकल बिल्कुल क्लीन चिट हैं। और संगत जी 23 को पुलिस कोर्ट में आई, उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, बताया कि 169 लगाया है, ही इज क्लीन चिट। संगत जी 23 को फ्राइडे था और ये काम चलते चलते शाम के 4 साढ़े 4 बज गए और जज ने फाइल पर साइन नहीं किए। और संगत जी उस दिन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी सब कुछ तो हो रहा है, फिर क्यों ये सब चीजें रुक रही है। लेकिन संगत जी गुरुजी का कुछ और ही प्लान था। गुरुजी चाहते थे कि सावन के पहले सोमवार को खुशखबरी मिले। जैसा कि संगत जी जज ने 23 को फाइल साइन नहीं की। हम लोग घर आ गए, बहुत उदास थे, मैं बहुत रोई भी। वीकेंड था और अगले 2 दिन भी कोर्ट बंद थी। अब संगत जी अगला सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। फादर इन लॉ तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। और संगत जी इस एक पूरे महीने में मेरे इन लॉज ने मेरा साथ नहीं दिया। वो हमेशा यही कहते कि आप कर लो, आप देख लो, हम नहीं आ सकते, अभी कोविड है, हम कोविड की रिस्क नहीं ले सकते। और मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेली हूँ यहाँ पर, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा, मेरे इन लॉज भी मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी चाहते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं और गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि मैं टूट जाऊं। इसलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे अकेले ही सब फाइट करवाई। और संगत जी 25 को मैंने अपने इन लॉज को फोन किया और कहा कि मुझे बेल के लिए कोर्ट में कुछ सबमिट करना पड़ेगा, FD वगैरह कुछ भी, तो मैं अपनी कार की RC सबमिट कर रही हूँ, मुझे आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई यहाँ पर हो। और संगत जी मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मुझे कहने लगी कि हम नहीं आ सकते, हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ये हो सकता है, हमें वो हो सकता है, आप मैनेज कर लो। और फिर संगत जी मैंने फोन रख दिया और संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मेरे इन लॉज को क्या हो गया है, वो लोग क्यों मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। और संगत जी जब मैं अरदास कर ही रही थी कि उसके 15 मिनट के बाद मेरी मदर इन लॉ का फोन मेरे पास आता है और वो कहने लगी कि आप कल सुबह 7 बजे अपने फादर इन लॉ से बात कर लेना, वी आर रेडी टू कम। और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि वो चाहते थे कि मैं पूरे 1 महीने अकेले लड़ूं, क्योंकि अगर कोई भी मेरे साथ होता तो शायद
शायद मैं किसी एक पल पर वीक हो सकती थी और गुरुजी चाहते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं। और संगत जी 26 जुलाई सावन का पहला सोमवार, उस दिन मेरे इन लॉज कोर्ट में आए और कहते हैं ना संगत जी कि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता पिता का होता है और जब वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं तो आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और संगत जी बाय गुरुजी's ग्रेस 26 को सारे पेपर साइन हुए, सारी फाइल साइन हुई और फाइनली संगत जी मेरे अंकल बाहर आ गए। एक छोटा सा इंस्टेंस और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरा लास्ट मोमेंट तक साथ दिया। संगत जी 26 जुलाई के दिन 4 साढ़े 4 बजे तक हमारी फाइल साइन हो चुकी थी और उसके बावजूद भी बहुत सारा पेपर वर्क बचा था जो मेरे लॉयर को करना था। और संगत जी मैं वही हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी आज इस कोर्ट में मेरा आखिरी दिन हो, मुझे दोबारा इस कोर्ट में मत बुलाना। और संगत जी गुरुजी ने हमारे लिए एक एक मिनट प्लान किया हुआ था। कोर्ट 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे वो हमारे लिए काम कर रहे थे, सारे पेपर वर्क हो रहे थे, साइन हो रही थी। और संगत जी हर एक पेपर 26 जुलाई के दिन ही सारा साइन हुआ और सारे पेपर्स मेरे अंकल के पास पहुंचे जेल में। और संगत जी 7 साढ़े 7 बजे तक मैं कोर्ट में ही खड़ी थी। मैं मेक श्योर हो जाना चाहती थी कि हर एक पेपर साइन होकर जेल में पहुंच जाए ताकि मेरे अंकल रिलीज हो सके। और संगत जी ये भी एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब तक मैं कोर्ट में रही गुरुजी मेरे साथ वहीं कोर्ट में मौजूद थे। और संगत जी 7 साढ़े 7 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी पता नहीं आज पेपर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि आज तो बहुत लेट हो गए हैं और कोई है नहीं जो पेपर पहुंचा दे, इसलिए पेपर तो कल जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि नहीं आज मैं यहाँ से तो नहीं जाऊंगी, आप प्लीज किसी तरह पेपर को भिजवाइए, मैं यहीं रहूंगी। और संगत जी 10 मिनट के बाद फिर से वही लड़का आता और कहता है कि हमने घर से किसी को बुलाया है, हम आज ही आपके पेपर पहुंचा देंगे। और संगत जी किसी भी नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। 7 साढ़े 7 8 बजे तक कोई पेपर वर्क नहीं होता, ना भेजा जाता है। ये गुरुजी थे मेरे साथ जो ये सब कुछ हो पाया है, वरना ये कुछ भी संभव नहीं था। फिर मुझे वो आकर के कहता है कि काम कीजिए, मैं पेपर आपको देता हूँ, आपके साथ मैं किसी लड़के को भेजता हूँ, आप अपनी गाड़ी में ले जाके पेपर को जेल में ड्रॉप करवा दीजिए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने एक एक चीज का ध्यान रखा और सारे पेपर साइन होकर जेल में 8:30 बजे तक पहुंच गए और मेरे अंकल नेक्स्ट डे रिलीज हो गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस पूरी जर्नी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप सबके साथ शेयर करना बाकी है। आई मेक श्योर कि जब भी मैं अगला सत्संग करूंगी तो वो सारी चीजें कवर करूंगी। नाउ संगत जी अब मैं आगे की सत्संग के लिए मैं अपने अंकल को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी जब मैं जेल में गया तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे। अंदर मुझे एक अलग से कपड़े दिए गए और संगत जी वहाँ पर एक अलग से बैरक भी था जहाँ पर सबको रखा जाता है। और अगर एक बैरक में 50 लोगों की कैपेसिटी है तो उस समय बैरक में 30 लोगों को रखा जा रहा था। और संगत जी वहाँ अंदर जेल में 150 लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा था। और संगत जी जब 150 की संख्या पूरी होती है तब आपका कोरोना टेस्ट होता है, तब आपको मेन जेल में भेजा जाता है। संगत जी 29 को मैं जेल में गया और अगले दिन ही आंटी मुझे मिलने आती है, मेरे कुछ कपड़े देने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए कि अगर अंदर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप ले सकते हैं। और चूंकि संगत जी कोरोना चल रहा था तो मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था। 3 मिनट की इंटरकॉम पर हमारी बात होती थी। आप 3 मिनट में ही एक दूसरे को समझा सकते हो कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है। तो आंटी अगले दिन आती है, मेरा कुछ सामान, मेरे कुछ कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और कुछ पैसे दे जाती है और मुझे फोन पर कह के जाती है कि आप इतना मान लो कि गुरुजी हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा, आप बस गुरुजी का ध्यान करो। और मुझे अंदर लग रहा था कि यहाँ अंदर में कहाँ इस माहौल में गुरुजी को याद करूंगा। और उस समय संगत जी ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी थॉट प्रोसेस चलती है कि मैं यहाँ हुई क्यों अगर गुरुजी है तो, और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। और संगत जी अंदर से फोन लगाना बहुत मेहनत होती थी, बहुत प्रोसेस होती थी और पैसे भी लगते थे। तो मैं एवरी ऑल्टरनेट डे आंटी को फोन लगाता था और मैं जानता था कि बाहर सिचुएशन सही नहीं है, वो बहुत कुछ फेस कर रही है। लेकिन संगत जी मेरी जब भी आंटी से बात होती, फोन रखने से पहले वो एक बार जरूर ये कहती कि आप मत घबराना, गुरुजी आपके साथ है अंदर। अब संगत जी मुझे पता था कि 7-8 दिन के बाद मेरा कोरोना टेस्ट होगा और सेम डे रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे मेन जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि संगत जी हमारा वहाँ पर 3 लोगों का एक ग्रुप बन चुका था। हम लोग सेम डे ही अंदर आए थे और हम लोग सब अलग अलग स्टेशन से थे। और चूंकि संगत जी हम लोग पढ़े लिखे थे, हमारी वाइब्स मैच हो रही थी, तो हम 3 लोगों का ग्रुप बन चुका था। एक बिजनेसमैन था, एक मेडिकल लाइन से था और एक मैं था। अब चूंकि संगत जी हमने वहाँ सुना था कि जहाँ क्वारंटाइन में रखा जा रहा था वहाँ और जो मेन जेल थी वहाँ जमीन आसमान का अंतर था। अब संगत जी जिस दिन हमारा कोरोना टेस्ट होना था उस दिन वहाँ पर हमें बोला जाता है कि आप लोगों को हम 8-10 दिन का और टाइम देते हैं, आप लोग क्वारंटाइन ही रहिए। क्योंकि संगत जी उस समय हम लोग मेडिकल में हेल्प कर रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, तो उन्होंने हमें वही क्वारंटाइन में ही रहने दिया। अब संगत जी हम तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब 19 तारीख का मेरा बर्थडे आ रहा था और मुझे पता चल चुका था कि 19 से पहले मेरी बेल नहीं होगी। फिर मैंने 16 तारीख को अपनी आंटी को फोन किया और कहा मुझे फैमिली की, बेटी की कुछ पिक्चर्स भिजवा दो ताकि मेरे साथ कुछ मेमोरीज रहे। अब संगत जी अगले दिन 17
तारीख को मेरी आंटी फैमिली की फोटोज लेकर आती है और उन फोटोज के साथ में वो गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप भी डाल देती है। अब संगत जी अंदर जेल में 19 जून से लेके 17 जुलाई तक मैंने अंदर किसी से भी डिस्कस नहीं किया कि आई एम द फॉलोवर ऑफ गुरुजी। और आंटी जो मुझे सामान देकर के गई थी संगत जी, वो मुझे 18 तारीख को मिला और उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स एक नॉवल में रख करके दिए थे। और जैसे ही मैंने नॉवल खोली संगत जी, उसमें गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिला। और जैसे ही मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया तो जो मेडिकल लाइन में थे वो मुझे कहने लगे, क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। फिर जो मेडिकल लाइन में जो थे सज्जन, उन्होंने मुझे बताया कि ये वो व्यक्ति थे जब गुरुजी से वो मिले थे उनके आखिरी समय में, जब गुरुजी एम्स में एडमिट हुए थे। गुरुजी जब तक वहाँ एम्स में रहे वो उनके साथ रहे और आखिरकार गुरुजी ने बोला एंड में कि मुझे बड़े मंदिर पहुंचा दो ताकि मेरा जो भी आखिरी का रिचुअल्स है वो वहाँ पूरा हो सके। तो फिर गुरुजी को बड़े मंदिर छोड़कर भी आए। और संगत जी 18 तारीख से लेके जब तक हम जेल में रहे तब तक हम गुरुजी की ही बातें करते रहे। उन्होंने हमारे साथ गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। और संगत जी जेल में एक माहौल सा बन गया था और अक्सर गुरुजी के बारे में ही बातें होने लगी। और तब मुझे आंटी की बात याद आने लगी कि वो अक्सर मुझे यही कहा करती थी कि गुरुजी अंदर हैं। और फिर मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे साथ हैं और वो मेडिकल लाइन से थे और हम क्वारंटाइन में थे। तो हमारे क्वारंटाइन के डेज भी इसलिए बढ़े क्योंकि हम मेडिकल सर्विसेज में हेल्प कर रहे थे। और इसीलिए संगत जी उनके साथ साथ हमारा भी 10 दिन का और स्टे वहाँ हो गया। अब संगत जी मेरे 2 बार कोरोना टेस्ट के जो राउंड थे वो पास हो चुके थे और अब तीसरी बार संगत जी मुझे जाना ही जाना था मेन जेल में। तो संगत जी जेल में मैंने 26 दिन बिताए जिसमें से मैं 21 दिन क्वारंटाइन में था। और अगर कंपैरिजन की बात की जाए संगत जी तो हेवन और हेल जैसी बात थी। आई मीन टू से संगत जी कि जो क्वारंटाइन प्लेस थी वो हेवन थी और जो जेल थी वो हेल थी। और कहते हैं ना संगत जी कि जब आपकी जर्नी एंड होने वाली हो और अगर आप हेल तक पहुंचकर ही बाहर आगे आओ तो आपके लिए संगत जी पूरी जिंदगी भर का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है कि आप 5 दिन नरक जैसा जीवन जी कर आए हैं। अब संगत जी 21वें दिन हमारी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आती है और हम तीनों को जेल भेज दिया जाता है। और संगत जी जेल में बहुत अलग माहौल था, सुविधा की दृष्टि से भी बहुत अलग था। और संगत जी जेल से 10 मिनट की वॉक पर 10 अलग अलग खिड़कियां बनी हुई थी और उनमें 2-2 फोन रखे हुए थे और बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई थी। अगर आपको भी अपने घर फोन करना होता है तो आप भी उस लाइन में लग जाते हो और अपनी बारी का इंतजार करते हो और घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं। अब जब मैं पहले दिन लाइन में लगा बात करने के लिए तो मैं विंडो नंबर 1 पर था और मेरा 10वां 11वां नंबर था। और जैसे ही मेरी बारी आती है संगत जी तो पर्टिकुलर लाइन BSNL की डाउन हो जाती है और संगत जी हमें बोला जाता है कि 10 मिनट वेट कर लो और हम 10 मिनट वेट करते लेकिन लाइन ठीक नहीं होती है। तो संगत जी हमें बोला जाता है कि आप खिड़की 3 से होते हुए 5 पर आ जाइए। अब जैसे ही संगत जी मैं खिड़की नंबर 5 पर आता हूँ, मेरे आगे एक अंकल जी होते हैं जो बात कर रहे होते हैं फोन पर। संगत जी मुझे यहाँ पर एक बात मेंशन करनी है कि जब भी आप जेल में जाते हैं तो आपकी बहुत थोरो चेकिंग होती है। आप जेल में एक भी मेटल आइटम नहीं ले जा सकते। सेफ्टी पर्पज से संगत जी पजामे का नाड़ा तक निकाल दिया जाता है। अब संगत जी मेरे सामने 6 फुट के अंकल जी फोन पर बात कर रहे हैं और मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि उनके हाथ में मोतियों का ब्रेसलेट है और मैं जिस तरफ से देख रहा था उस तरफ मुझे गुरुजी का लॉकेट उसमें नजर आया। संगत जी जो मेरा पहला रिएक्शन था वो ये था कि इन्हें अलाउ कैसे किया गया है ब्रेसलेट पहनना। और उन अंकल जी के बाल बड़े बड़े थे और वो बाल आगे ना आए उसके लिए उन्होंने मेटल का एक चश्मा पहना हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ये सब अलाउ कैसे किया गया है। और दूसरी बात संगत जी वहाँ पर सभी लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं तो आपको हर किसी की बात सुनाई देती कि कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन मेरे आश्चर्य की बात ये थी कि मेरे आगे जो अंकल जी खड़े थे मुझे उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। और संगत जी मैं गुरुजी के लॉकेट को देखे जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इस माहौल में अगर मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और संगत जी जैसे ही वो अंकल मुड़ते हैं तो आप संगत जी वैसे बहुत एक्साइटेड हो जाते हो जब कोई अपनी संगत परिवार का मिल जाता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मैंने अंकल को देखा, मैंने कहा जय गुरुजी अंकल जी, और अंकल मुस्कुराए और मेरी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ दिखाया और चले गए। और संगत जी हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है और वो चले जाते हैं। फिर मैं आंटी को फोन लगा लेता हूँ। फिर संगत जी मैं आंटी से बात करके अंदर चला जाता हूँ और ये सोच के साथ जाता हूँ कि चलो मुझे अंकल मिल जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन संगत जी मुझे पूरे दिन भर अंकल नहीं दिखाई देते। और संगत जी उन 5 दिनों में उन अंकल ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है और फॉर सम रीजन वो हर बार मेरे सामने होते। अब संगत जी 2500 लोगों की जेल है जिसमें से 500 लोग फोन करने आते हैं और 500 लोगों को 13 खिड़कियां मिलती है और उन 13 खिड़कियों में 2-2 फोन है। वहाँ लाइनें लगती है बट फॉर सम रीजन आई वॉज ऑलवेज सेंट बिहाइंड हिम। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उन 5
दिनों में वो अंकल मुझे सेम पोजीशन में नजर आते। वो अंकल हर बार मेरे आगे होते, सेम पोजीशन है, फोन होल्ड कर रखा है, उनका ब्रेसलेट मुझे पीछे से दिख रहा है, मैं गुरुजी के लॉकेट को देख रहा हूँ और बस वो 2 मिनट बात करते हैं, टर्न करते हैं, मैं उनको जय गुरुजी बोलता हूँ और चले जाते हैं। और वो पूरे दिन भर मुझे कहीं नहीं दिखते। और संगत जी, ये लगातार मेरे साथ 5 दिन हुआ। और संगत जी, उस समय जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, मुझे आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं ये सोचकर कि गुरुजी मेरे साथ ही थे। उन 5 दिनों में मैं बिलीव करने लग गया था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और मैं यही मानूंगा कि मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था। वो मुझे स्ट्रॉन्ग रख रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे। संगत जी, जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले तक तो मैं यही बोला करता था कि हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ, मैं उनके सामने मत्था टेकता हूँ, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनकी सेवा भी करता हूँ, मैं सत्संग में सेवा भी देता हूँ। लेकिन संगत जी, जिस दिन आप गुरुजी महाराज के साथ उस भावनात्मक रिश्ते के साथ जुड़ जाते हो, उस इमोशन से जुड़ जाते हो जहाँ आपको गुरुजी के साथ रियल कनेक्टिविटी फील होती है, वो सही मायने में कनेक्शन है। और ठीक यही फीलिंग मुझे उन 5 दिनों के अंदर हुई। और उसके बाद संगत जी बहुत सारी चीजें हुई। आंटी के साथ बाहर हुई, मेरे साथ अंदर हुई और दोनों ही जगह पर गुरुजी ने हम दोनों को स्ट्रॉन्ग रखा, हमें हिम्मत दी। आंटी को बाहर स्ट्रॉन्ग रखा, मुझे अंदर स्ट्रॉन्ग रखा। और संगत जी, 7-8 साल में ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं कर रहा हूँ। और संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप दिल से भरोसा नहीं करते तब तक वो सत्संग करने का, वो व्याख्यान करने का कोई फायदा ही नहीं होता। और आज मैं खुलकर बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। संगत जी, 7-8 साल में पहली बार मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कराया और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी भर इस चीज से बाहर आ पाऊंगा, कि मैं कभी भी गुरुजी से दूर हो पाऊंगा। संगत जी, गुरुजी हमारी लाइफ में पहले भी थे, अभी भी हैं, बट नाउ इन ए डिफरेंट वे वेयर द बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि वो हमसे हमारे कुछ कर्म कटवाने आते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरुजी हमसे हमारे कर्म कटवाने आए थे। और संगत जी, जब हमारी लाइफ में कोई घटना घटती है तो हम सिर्फ उसी फेस के बारे में सोचते हैं, जबकि गुरुजी महाराज हमारे पूरे फ्यूचर का ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमारी लाइफ की एक एक चीज की प्लानिंग की हुई होती है। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर रखते हैं ताकि हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारे कर्म कटवाने के लिए, हमें हमेशा अच्छा रखने के लिए, हमें अपने पास रखने के लिए।